नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर कर रहे हैं। आज की क्लास होगी हमारी हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण से जिस भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम, आज की क्लास हमारी उन सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आज की क्लास में करेंगे हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हमने कंटेंट की क्लास में टॉपिक पढ़ा था वर्णमाला, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जिस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे टीचिंग एग्जाम की परीक्षा हो या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम की, आज की क्लास में हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं हिंदी वर्णमाला के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके खंड हो सकते हैं नहीं, वर्ण केवल स्वर होते हैं। यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, गलत। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों में केवल स्वर ही नहीं व्यंजन भी आते हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 52। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। यूपीएसएससी में भी ये प्रश्न आया हुआ है। कौन कौन से, जैसे कि एक लघु स्वर, लघु स्वर को हर्ष स्वर भी कह सकते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से, लघु स्वर, लघु स्वर को हर्ष स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिस मैंने कंटेंट की क्लास में आपको अच्छे से स्वर और व्यंजन वर्णमाला का टॉपिक अच्छे से समझा दिया है। जिस भी बच्चे ने हमारी कंटेंट की क्लास नहीं देखी, आप पीछे व्याकरण की क्लास में जाके देख सकते हो, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आपने व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला से संबंधित टॉपिक को आप 1, 2, 3 क्लासों में मैंने कंप्लीट कराया है, आप अच्छे से देख सकते हो। फिर जैसे आप कंटेंट को समझकर प्रश्न उत्तरों को करोगे तो आपकी समझ भी विकसित होगी, और साथ ही ये पता चलेगा कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं पिछले सालों में, वे भी इनके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा में प्रश्न आते किस प्रकार से है और किस प्रकार से हमें आंसर निकालना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वर किसे कहते हैं। जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध व विधेय बाधा से होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि बिना अवरोध, बिना रुकावट के अथवा बिना विधेय बाधा के होता है, वही हमारे स्वर होते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वे क्या होते हैं, वे हमारे व्यंजन होते हैं। जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, वे अनुनासिक होते हैं। इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से पूछ लिया गया कि यही स्वर होते हैं। उसमें ये पूछा गया था, दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, और इसके अंदर दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछ लिया गया। उसमें डायरेक्ट ये पूछ लिया गया था कि स्वर कौन से होते हैं, या मतलब क्या होते हैं। स्वर की परिभाषा पूछ ली थी, इसमें परिभाषा दे करके ये पूछ लिया गया कि इनको क्या कहते हैं। तो अगर हमें कंटेंट अच्छे से समझ आ जाएगा तो प्रश्नों को चाहे किसी प्रकार से घुमाकर पूछ लिया जाए तो हम आंसर निकाल लेंगे। ये उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ प्रश्न है। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, वे कौन सी होती हैं, स्वर। क्योंकि व्यंजन में तो
हमें स्वरों को मिला दिया जाता है। जैसे कै को कै व्यंजन है तो कै प्लस ए, तो हर व्यंजन में एक स्वर मिला हुआ होता है, वे स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। लेकिन जो स्वर होते हैं उनमें व्यंजन नहीं मिला हुआ होता है, वे स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ण में तो दोनों ही आ जाएंगे, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में हर्षय स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी कि लघु स्वरों की या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है हमारे 4। कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋ सी। इस प्रकार से हमारे ये मूल स्वरों की संख्या होती है हर्षय स्वरों की। इनको हर्षय स्वर भी बोल सकते हैं, मूल स्वर भी कह सकते हैं या लघु स्वर भी कह सकते हैं। किसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। यूपीएसएससी में आया हुआ प्रश्न है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह पूछ लिया जाए तो लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ये भी क्या होती है? वर्णमाला होती है। किसी तरह प्रश्न घुमा दिया जाए तो बिल्कुल ध्यान से देखना है प्रश्नों को पूछा किस प्रकार से गया है। कौन सा अमानक है? इनमें से कौन सा अमानक है? जय अमानक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रेय ध्वनि किसके योग से बनी है? जो ये श्रेय ध्वनि है ये किसके योग से बनी है भाई? श्रेय ध्वनि बनी है श और र, ये वाला से आएगा इसमें, श और र, ये वाला से षटकोण वाला श और र से स्वर ध्वनि बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग में कौन से होते हैं? तो अघोष व्यंजन मैंने बताया था, अघोष की संख्या याद रखना 12। इनकी अघोष वर्णों की संख्या नहीं है ये मैं इसलिए आपको ट्रिक बताई थी कि अघोष वर्ण का प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष व्यंजन होता है, यानी कि पहला और दूसरा। जैसे कै और ख, इसी प्रकार च और छ। अगर पहला वर्ण और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का वो वे हो जाएंगे हमारे अघोष, और सघोष हो जाएंगे तीसरा, चौथा और पांचवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग में कौन से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा, अभी बताया था, तीसरा, चौथा, पांचवा। 3, 4, 5। अघोष किस 12 और सघोष 345 याद रख सकते हो, यानी 3, 4, 5। इसमें अघोष में याद रख सकते हो 1, 2, सघोष में 3, 4, 5। इसी तरह अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आपको बिल्कुल ट्रिक से और बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 1-2 प्रश्न तो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, और इन्हीं में हमें कंफ्यूज हो जाती है किसको अघोष कहते हैं, किसको सघोष, किसको अल्पप्राण, किसको महाप्राण। इन चारों का तो आपको बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करते हुए याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरपीएससी परीक्षा में पूछा गया भाई, पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में। उत्क्षिप्त ध्वनि, अब आपको ये पता चल जाए कि उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती कौन सी है, तो आप इन शब्दों में से आराम से आंसर निकाल सकते हो कि इस शब्द में उत्क्षिप्त ध्वनि है। तो उत्क्षिप्त ध्वनि 2 होती है, ड और ढ। ये 2 ध्वनियाँ होती है हमारी उत्क्षिप्त ध्वनि। तो किन में उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? आराम में नहीं, प्रतिज्ञा में नहीं, पढ़ाई में किया गया है, और जफर में भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श, अक्षय, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कै, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं?
इनमें से कहाँ से आई है ये ध्वनियाँ? कै जै फै, ये आई है अरबी फ़ारसी से। जिस भी ध्वनि के नीचे नुक्ता लगा हुआ हो, नुक्ता, इस जो बिंदु लगी हुई है इनको बोलते हैं नुक्ता। वे हमारी कहाँ से ली गई है? वे अरबी फ़ारसी की ध्वनियाँ हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एक बार देख लो, नुक्ता। क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कुछ ध्वनि में नुक्ता नहीं लगा हुआ या लगा हुआ है, इस तरह। बढ़ते हैं आगे। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है अक्षय? जो ये वर्ण है अक्षय, ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है? कै प्लस श। तो ये तो किसके बाद आएगा शब्दकोश में? इसका स्थान है, ये आएगा कै के बाद। आंसर हो जाएगा कै। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस में? ये पूछा हुआ, आरपीएससी परीक्षा में पूछी गई है ये क्वेश्चन। तो ये पूछा गया कि इनमें से किन शब्दों में स्वर रहित यानी कि स्वर रै में ए शामिल नहीं है, यानी कि आधा रै है। तो किन शब्दों में प्रयोग हुआ है आधे रै का इनमें? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, पुनर्निर्माण। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लो, एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो आप, कि जिस भी वर्ण में, जैसे ट है, जिस भी वर्ण में नीचे रै लगा हुआ, जैसे पै के नीचे रै, जैसे इन वर्णों में अगर किसी भी वर्ण में नीचे रै लगा हुआ हो, वो रै हमेशा पूरा रै होता है, यानी कि स्वर युक्त होता है। जिस भी वर्ण में रै ऊपर लगा हुआ हो, जैसे हम मैं के ऊपर लगा देते हैं रै कई बार, जैसे कर्म लिखते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा कर्म, तो कै पूरा प्लस रै आधा प्लस मैं, तो ये हो जाएगा स्वर रहित रै, यानी कि इसमें स्वर रहित है, ये स्वर का प्रयोग नहीं हुआ। जिस भी वर्ण में अगर ऊपर रै हो वो हमेशा आधा रै होता है, और जिस भी वर्ण में नीचे रै लगा हुआ हो वो हमेशा रै पूरा रै होता है। इसलिए हमें देख लेना है कि नीचे लगा हुआ है रै या ऊपर लगा हुआ है। अगर ऊपर रै होगा वही हमारा कौन सा होगा? स्वर रहित रै। रही बात त्रय की, इसमें ताटक, ये बोलोगे मैम इसमें तो ना ही नीचे लगा हुआ ना ही ऊपर लगा हुआ, तो त्रय किन दो वर्णों से मिलकर बनता है? तय प्लस पूरा रै, ये बनता है त्रय। तो इसलिए इसमें भी पूरा रै है, और इसमें भी पूरा रै है, और इसमें भी पूरा रै है। आधा रै किस में है? पुनर्निर्माण में। तो स्वर रहित कौन सा रै हो जाएगा? पुनर्निर्माण में। तो आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा समझाई हुए पॉइंट तथ्य आपको समझ आ रहे होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई आपको कन्फ्यूजन हो या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर से समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि मैम इस क्या हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, या इसका ये हुआ। मैं पूरी तरह आपको समझाने की कोशिश करूँगी, हर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगी। पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से नहीं हैं? इनमें से ये पूछा हुआ है कि अल्पप्राण कौन से नहीं हैं। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, किसी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं वे होते हैं अल्पप्राण। तो इनमें पहला और साथ साथ कौन कौन से होते हैं? पहला दूसरा नहीं पूछा हुआ है भाई, नहीं में ध्यान रखना है। साथ साथ कौन सा? एक ये स्वर
जितने भी हमारे स्वर हैं वे अल्पप्राण में आ जाएंगे। जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन है वे अल्पप्राण में आ जाएंगे, ये भी अल्पप्राण में आ जाएंगे। सॉरी, अल्पप्राण बोल रही हूँ मैं, अघोष बता रही हूँ। इन चीज़ों में आपको भी ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन हो जाती है। दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम ध्यान से, क्योंकि पहला और दूसरा अघोष होता है वो अल्पप्राण तो होता है पहला, तीसरा और पांचवा। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वे हमारे अल्पप्राण होते हैं। और इसमें पूछा हुआ क्या है कि इनमें से अल्पप्राण कौन सा नहीं है, तो नहीं से पूछा है। तो पहला, तीसरा और पांचवा देख लेते हैं कि कै, ख और कै, ख, ग, ये तो हमारे हो जाएंगे पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है। ये स्वर अल्पप्राण है। यह र, ल, व ये भी अल्पप्राण है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, साथ में अंतस्थ व्यंजन और साथ में स्वर, ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। और आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि इसमें ख है ना, तो पहला, तीसरा, पांचवा ही वर्ण होता है, ना कि दूसरा। इसमें दूसरा वर्ण नहीं होता। दूसरा नहीं होता, पहला, तीसरा, पांचवा होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। आंसर हो जाएगा इसका डी। बढ़ते हैं आगे। इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? अब ये पूछ लिया कि अघोष कौन सा है। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को करोगे तो आपको समझ आ जाएगा अल्पप्राण कौन सा है, अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। इस तरह अघोष पूछा हुआ है कि अघोष कौन सा है, यूपीएसएससी में आया हुआ प्रश्न है। इनमें से अघोष कौन सा है? पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, यानी कि कै। निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है? अब ये बताया था मैंने पिछली क्वेश्चन पर ही कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये दो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ड। ये तीनों उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ है, क्या है? तो अंग और अ है, ये दो जो वर्ण है वे ये क्या है? स्वर, व्यंजन या अयोगव है। यह अयोगवा वर्ण है। ये स्वर में भी गिने जाते हैं और व्यंजनों में भी आते हैं ये, इसलिए ये अयोगवा है, अयोगवा वर्ण है। बढ़ते हैं। इनके बारे में मैंने डिटेल क्लास में, कंटेंट की क्लास में आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है किस प्रकार से ये कहाँ गिने जाते हैं, स्वरों में भी और व्यंजनों में भी। इनसे संबंधित बिल्कुल डिटेल से आपको समझाया हुआ, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित है? इनमें से कौन सा व्यंजन लुंठित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा र, एक लुंठित व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा हमारा ल। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम अनुनासिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है जिनके उच्चारण में, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्योंकि देखो, एक होता है हमारा हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जो हर्ष स्वर में कम से कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए ये प्लुत का इस प्रकार से, इनका कोई स्वर की मात्रा नहीं है, इनके ये चिन्ह होते हैं। जैसे कि किसी भी के पीछे हम अगर इस तरह का चिन्ह लगा देंगे तो उन्हें हम
लंबी ध्वनि के अनुसार बोलेंगे, जैसे कि ओम या राम, मतलब किसी भी शब्द के अगर पीछे हम ये लगा देते हैं इस चिन्ह को, इनको बोलते हैं प्लुत स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। इनमें से ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, ये व्यंजन है, क्योंकि ये चौर वर्ग के अंतर्गत आता है, च छ ज ज य, तो ये हो जाएगा हमारा व्यंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। भाई भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, भिन्न भिन्न बोला हुआ है, एक जैसे स्वरों के मेल से नहीं, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, एक मिनट, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। जैसे ए प्लस ई के मेल से हो गया ए। इस तरह अगर दो अलग अलग स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, संयुक्त स्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वर किसका भेद है, यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो स्वर किसका भेद है, स्वर है वर्ण का एक भेद है। वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण का भेद है। इसी तरह हमने जैसे वर्णमाला के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद धीरे धीरे हम हिंदी व्याकरण की तरफ और आगे बढ़ेंगे। संधि करेंगे, समास करेंगे, लिंग वचन कारक, हिंदी के व्याकरण में जो प्रश्न, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम पूरी हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, प्रश्न उत्तरों सहित। जैसे जैसे हम कंटेंट को कंप्लीट करते जाएंगे, उसी तरह उसके प्रैक्टिस के लिए साथ साथ में प्रश्न उत्तरों को भी लेके आऊँगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ आ रही हो या आपको कोई थोड़ा बहुत भी लाभ मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों के साथ शेयर करना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।